If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th बुक हॉर्नबिल से चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कॉन्टिन्यूज। और ये इसकी बैकग्राउंड जो है इजिप्ट है, यानी मिस्र है। प्रेजेंट प्रोज पीस इजिप्ट में 1922 में हावर्ड कार्टर को मिली एक ममी की है, जिसे शाही तरीके से दफनाया गया था। ये ममी तूतनखामेन की है, जो तुत के नाम से मशहूर है। तुत लगभग 3300 ईयर्स पहले मर गया था, लेकिन ये एक मर्डर था या फिर एक नेचुरल डेथ, ये मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझ पाई है। अब उसका सीटी स्कैन किया जा रहा था, जो उसकी ज़िंदगी और मौत के बारे में कई संकेत देता है। जब राजा तुत को वैली ऑफ द किंग नामक कब्रिस्तान से बाहर निकाला जा रहा था, तब एक गुस्साई हवा ने धूल भरी आंधी चला दी। आसमान में काले बादल छा गए। 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे, जब दुनिया की सबसे मशहूर ममी सिर के बल उस सीटी स्कैनर के अंदर गई। इस जवान राजा तुत का सीटी स्कैन मेडिकल मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए किया जा रहा था। तुत का मकबरा सिकुड़े हुए पत्थर को तराश कर बनाया गया था, जो कि 26 फीट गहरा था। दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट ब्यूरियल चैम्बर यानी कब्र की दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों, कॉफिन पर इंस्क्राइब्ड राजा के चेहरे को देखते थे और गाइड बुक में धीमी आवाज़ में पढ़ते थे, जिस पर लिखा था कि जो इस राजा को परेशान करेगा या तो उसकी मौत हो जाएगी या फिर उसके साथ बहुत बुरा होगा। टूरिस्ट ये भी सोचते थे कि ये बात सच है या नहीं। ज़ाइहा वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। जब वो ममी पर झुका और एक गहरी नज़र उस ममी पर डाली तो कहा, द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। हावर्ड कार्टर वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जिसने 1922 में इस ममी को डिस्कवर किया था। ममी के साथ मिली कीमती वस्तुएं जल्दबाजी में लूट ली गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे सब फिर से वापस आ गई थी। ये चीज़ें आज तक मिली सबसे कीमती चीज़ों का कलेक्शन था और अब भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जो सामान मिला वो एक बोर्ड गेम, अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। उससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये लोग आफ्टर लाइफ दुनिया में भी यकीन रखते थे। महीनों तक कार्टर ने फ़राओ इजिप्टियन लैंग्वेज में राजा को कहते हैं। कार्टर ने फ़राओ की कब्र के ख़जाने की सावधानी पूर्वक जांच की। उसके बाद दूसरे और फिर तीसरे ताबूत की जांच की। पहला ताबूत खोलते हुए उसने एक कफन पाया, जो सरई और जैतून के पत्तों की माला, जंगली सेलरी, कमल की पंखुड़ियाँ और कॉर्नफ्लावर से सजा हुआ था। ये सब इस बात के सबूत थे कि उसे मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्च या अप्रैल में ही मिलती हैं। हालांकि जब कार्टर अंत में ममी तक पहुंचा तो वो बड़ी परेशानी में पड़ गया। राइचुअल रेजिन्स यानी पारंपरिक गोंद सूख चुका था, जिसने तुत को ठोस सोने के ताबूत की तली में सख्ती से जकड़ लिया था। लेजिटिमेट फोर्स यानी उचित बल लगाकर उसे अलग नहीं किया जा सकता था। साउथ इजिप्ट के इस इलाके में सूरज बहुत तेज चमकता था। कार्टर ने गोंद उतारने के लिए मम्मी को धूप में रखा और 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने उसे छेनी से छीलकर अलग किया। वास्तव में कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वो मम्मी को काटकर अलग नहीं करता तो मम्मी के चोरी होने का खतरा था, क्योंकि मम्मी पूरी तरह सोने से लदी हुई थी। राजा लोग सोचते थे कि वो अपने खजाने को मौत के बाद अपने साथ ले जा सकते थे। तुत की महान यात्रा यानी मौत के बाद के लिए उसे चमचमाती चीज़ों से लादा गया था। प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, shells for his fingers and toes, and now iconic coffin and mask, all of pure gold. तुत को उसके गहनों से अलग करने के लिए कार्टर और उसके असिस्टेंट्स को मम्मी के सिर को अलग करना पड़ा और लगभग हर एक जोड़ काटना पड़ा। जब उन्होंने एक बार ये सब खत्म किया तो उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत पर दोबारा गर्दियों के साथ जोड़ा, जिससे जो नुकसान हुआ था वो ढका गया। यही लकड़ी का बॉक्स अब वो सेज है जिस पर तुत आराम करता है। 1968 में कार्टर की खोज के लगभग 40 साल बाद एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और चौंका दिए जाने वाले तथ्य पेश किए।
गोंद जिसने उसकी छाती को ढका हुआ था कि नीचे उसकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब हैं। आज तुत का सीटी स्कैन किया जा रहा था। सवाल ये था कि क्या ये दो सबसे बड़े प्रश्न जो आज भी बने हुए हैं उनका उत्तर दे सकता था। पहला सवाल ये कैसे मरा और दूसरा सवाल मृत्यु के समय वो कितने साल का था। राजा तुत की मौत एक बहुत बड़ा हादसा थी, शाही ढंग से भी। वो अपने ख़ानदान का आखिरी वारिस था और उसकी मौत एक साम्राज्य की मौत थी, लेकिन उसकी मौत और उसके बाद के कंसिक्वेंसेस क्लियर नहीं थे। अब यहाँ हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री को थोड़ा हाईलाइट किया गया है। एमेनहोटेप थर्ड ये स्पष्ट नहीं है कि वो तुत का पिता था या दादा था। वो एक शक्तिशाली राजा था जिसने 18वें साम्राज्य के सुनहरे युग की ऊंचाई पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया। उसके लड़के एमेनहोटेप फोर्थ ने उसके बाद शासन संभाला और प्राचीन मिस्र के इतिहास में अजीब युगों में से एक की शुरुआत की। नए राजा ने सूर्य देवता एटन की पूजा को बढ़ावा दिया, अपने नाम को बदलकर अखिनेतन या एटन का सेवक रख लिया और पुरानी धार्मिक राजधानी थीबस को बदलकर नए शहर आखिटेटन को राजधानी बना लिया, जिसे अब अमारना के नाम से जाना जाता है। उसने एक मुख्य देवता एमन पर हमला कर उसकी मूर्तियों को तोड़ते हुए और मंदिरों को बंद करते हुए देश को हैरान कर दिया। रे जॉनसन कहते हैं इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। आखिटेटन की मौत के बाद थोड़े समय के लिए समेनखरे नामक एक राजा आया और बिना पहचान बनाए ही चला गया और तब एकदम जवान तूतनखामेन ने सिंहासन संभाला। बालक राजा ने तुरंत अपना नाम बदलकर तूतनखामेन रख लिया, जिसका अर्थ है लिविंग इमेज ऑफ एमन, और उसने पुराने तौर तरीकों को फिर से अपनाया। उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया और फिर अचानक मर गया। मिस्र का ममी प्रोजेक्ट, जिसे 2003 के आखिर में खोज शुरू की थी, अब तक 600 ममीज़ को कलमबद्ध कर चुका है। यानी इस प्रोज के लिखे जाने तक 600 ममीज़, और अभी भी ममीज़ के मिलने का सिलसिला जारी है। जीते जी राजा तुत राजा होने की हैसियत से अपने लोगों के आगे चलता था और मरने के बाद भी सबसे पहले उसी का सीटी स्कैन किया जा रहा था। 1700 डिजिटल एक्सरे तस्वीरों का निर्माण क्रॉस सेक्शन में करते हुए सीटी स्कैन मशीन ने मम्मी को सिर से लेकर पैरों तक स्कैन किया। परिणाम स्वरूप बनी तस्वीर में अद्भुत जानकारी थी। टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स और एनाटॉमी के एक्सपर्ट्स ने उन मिस्ट्रीज़ का इसी तरह पता लगाना शुरू कर दिया जिनको सोने से जड़ित कब्र की पंखों वाली देवी ने इतने समय से बचाकर रखा था। स्कैन की रात को वे तुत को उसकी कब्र से उसके बॉक्स में ले गए। हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा ट्रेलर में चढ़े। 20 मिनट बाद 2 आदमी बाहर आए, नज़दीक ऑफिस की ओर दौड़े और 2 पंखों के साथ लौटे। लाखों डॉलर का स्कैनर ठंडा करने वाले पंखों में रेत घुसने की वजह से बंद हो गया था। फ़राओ का श्राप, एक गार्ड ने डरते हुए मजाक किया। स्कैन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। तुत को वापस वैसे ही कब्र में रख दिया गया। एक टेक्नीशियन ने वापस ट्रेलर में आकर तुत की हैरान कर देने वाली तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर खींची। बिखरे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ग्रे कलर के हेड ने शेप ले ली थी। टेक्नीशियन ने उसे हर डायमेंशन में घुमाकर पलट कर देखा। गर्दन व रीढ़ इतनी साफ दिखाई दी जितनी कि एक एनाटॉमी की क्लास में दिखाई देती है। दूसरी तस्वीरों में हाथ, रिब केज और स्कल का सेंटर पार्ट्स हाईलाइट हुआ। अब दबाव हट गया था। वापस कुर्सी पर बैठते हुए जाई हवास मुस्कुराया। वह शांत दिखाई दे रहा था क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हुआ था, जैसा कि फ़राओ के श्राप के बारे में स्टोरीज फैली हुई थी। तुत के मकबरे के दरवाजे के ऊपर ओरियन द कॉन्स्टिलेशन बना हुआ था, जिसे एंशिएंट इजिप्ट में लोग ओरिसिस मृत्यु का देवता कहते थे और ऐसा मानते थे कि वह उस बालक फ़राओ की देखभाल कर रहा था। This was all from this chapter. Hope you understood it well. For more videos, keep watching Apache Tutorials. Thank you.